हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फाइडल सॉफ्टटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको फाइडल सॉफ्टटेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एक लैंगटेक कंसल्टिंग कंपनी है। तो यानी कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी के सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो कंपनी की अगर हम सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत सारी सर्विसेज है, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। लेकिन अगर हम मेन सर्विसेज की बात करेंगे, जैसे अगर आप देखोगे मल्टीलिंगुअल डेटा क्रिएशन हो गया, फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो लोकलाइजेशन सर्विसेज होती है, जो एनोटेशन सर्विसेज होती है, तो ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे वीडियो के जो सबटाइटल्स वाले काम होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन वाला ये जो वर्क होता है सॉफ्टवेयर में, वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मोर देन अराउंड 25 कंट्रीज में ये कंपनी प्रेजेंस है, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो या फिर यूएस हो या फिर नेदरलैंड्स हो, न्यूजीलैंड हो, आयरलैंड हो, तो ये ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में ये कंपनी का प्रेजेंस हमें नजर आता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया लेवल पे, इतने छोटे से लेवल पर अगर आप काम कर रहे हो, वहाँ पे इंडिया में अगर आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो मेरे ख्याल से इंडिया में ही आपने फोकस करना चाहिए। लेकिन इतनी छोटी सी कंपनी जहाँ पे आपका रेवेन्यू का नंबर 20 से 30 करोड़ के आपके रेवेन्यू के नंबर्स हैं और वहाँ पर अगर आप मोर देन 20 कंट्रीज में अगर आपका प्रेजेंस है, तो ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा कंपनी की तरफ से होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा कंपनी के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में वहाँ पे क्लाइंट्स है, तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड कंपनी का क्लाइंट्स हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो वाइड सर्विस पोर्टफोलियो में कंपनी का नज़र आता है, तो कि एक दो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो देखिए यहाँ पे कितनी तरीके की सर्विसेज यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। लेकिन देखिए, इतनी ज़्यादा सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, फिर भी लगभग 26 करोड़ का ही रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर पा रही है, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं नेगेटिव वे में लूँगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हमें नज़र आती है। और अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो नॉर्मल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उसे कंपनी को फुलफिल करना है, तो उसके लिए ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सुनील सुधाकर कुलकर्णी जी ये कंपनी के प्रमोटर्स और प्राची सुनील कुलकर्णी जी ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो ये दोनों कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और अगर हम कंपनी के एसेट की बात करेंगे तो 2020 में एसेट का नंबर 10 करोड़ पे था और अब ये नंबर आ चुका है 20 करोड़ पे, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 36% CAGR से ये नंबर ग्रो हुआ है अगर हम पिछले 2 साल में अगर हम बात करेंगे तो। लेकिन जो रेवेन्यू का नंबर है वो 22 करोड़ पे था और अभी एंडिंग पे 26 करोड़ पे ये नंबर आया है। तो देखिए, कोई ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू के नंबर्स में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो 3.45 करोड़ से हमें 4.56 करोड़ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ 10 लाख से ये नंबर बढ़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक भली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसे नेगेटिव वे में लूंगा। तो अब अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो 30 मई को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 2 जून को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे 37 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है और 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,11,000 रुपये यहाँ पर आपको लगेंगे। 13.51 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज हमें नजर आता है। तो देखिए, लगभग अगर आप देखोगे अराउंड 125 लॉट यहाँ पे ये कंपनी इश्यू कर रही है। तो देखिए, हार्डली 125 लोग अगर अप्लाई कर देंगे तो आईपीओ टोटली सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर वहाँ पे 1000 लोगों ने अगर आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया तो वहाँ पे ये आईपीओ सीधा 10 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे आईपीओ साइज काफ़ी छोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन ये जो पूरा पैसा ये कंपनी के पास जाने वाला है
जिसमें से अगर हम देखेंगे तो 50% का रिटेल कोटा और 50% का एच एन आई कोटा है। तो वहाँ पे लगभग 6.5 से 7 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में नजर आता है और वहाँ पे 6.5 से 7 करोड़ का में एच.एन.आई कोटा भी नजर आता है। तो यहाँ पर 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 8 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है। और अगर हम बात करेंगे 9 जून को, ये मई नहीं है ये जून है, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो 9 जून को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है और 10 जून को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 2 से ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद ये आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सिर्फ 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,11,000 रुपये लगेंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है, यानी कि 1 लॉट से ज़्यादा लॉट अगर आपको अप्लाई करने हैं तो आपको एच.एन.आई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। या फिर मेरे ख्याल से अगर ओवर सब्सक्रिप्शन वहाँ पर अगर होता है तो वहाँ पर आप डेफिनेटली अपने डिफरेंट डीमैट अकाउंट या फिर जो अपने फैमिली के डिफरेंट डीमैट अकाउंट से उससे आप वहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पर एट द एंड इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए जिस तरीके की वीकनेस हमें मार्केट में देखने को मिल रही है, खास करके जो सेलिंग प्रेशर हमें स्मॉल कैप में देखने को भी मिल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो पूरा आईपीओ मार्केट की अगर हम बात करेंगे, खास करके एसएमई की जो पिछली कुछ लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो इतनी अच्छी लिस्टिंग्स हमें देखने को नहीं मिली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो अभी मैं टोटली अवॉइड करना ही सही यहाँ पे मानूंगा। लेकिन फिर भी अगर 10 से 15 टाइम का वहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन अगर मुझे आईपीओ में देखने को मिलता है तो मैं वहाँ पे अप्लाई करने का सोच सकता हूँ। वहाँ पे 10 से 15 टाइम का अगर ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो ही अप्लाई करना चाहिए, बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अगर देखने को नहीं मिलता है तो उसका इंडिकेशन है कि वहाँ पे ज़्यादा डिमांड नहीं है, और अगर ज़्यादा डिमांड नहीं है तो वहाँ पे डेफिनेटली लिस्टिंग के टाइम पे वहाँ पे डिस्काउंट पे लिस्टिंग हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे अपने माइंड में वो देख सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी आईटी की अगर हम बात करेंगे, खास करके जो ग्लोबली यहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ऐसी छोटी कंपनी मोस्टली ऐसे प्रॉब्लम्स में वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आपने उसी के हिसाब से यहाँ पे वो चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि फाइडल सॉफ्टेक के जो आईपीओ के बारे में हमने आपको बताया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।